गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली है विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। दूसरा बिंदु आज का हमारा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और तीसरा बिंदु है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग। तो मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में हमें 3 बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के पाठ को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हमने जो पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। हम पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्या परिभाषा थी, आइए देखिए एक बार फिर से। विद्युत क्षेत्र की हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ स्थिर विद्युत बल का मतलब है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश रखा है तो इस विद्युत क्षेत्र के स्थिर विद्युत बल के कारण एकांक धनावेश में गति होगी। स्थिर विद्युत बल के कारण यह एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में गति करने लगेगा। एक उदाहरण देखते हैं। चुंबक के संबंध में एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये एक छड़ चुंबक है जिसके 2 ध्रुव है N और S। हम जानते हैं प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जहाँ तक चुंबकीय बल को अनुभव किया जा सकता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। मान लेते हैं कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रख दिया जाए, दूसरा कोई छड़ चुंबक रखा है, उसमें भी N और S 2 ध्रुव है। अब देखिए यहाँ पर 2 परस्पर विपरीत ध्रुव आमने सामने हैं। तो क्या होगा, पहला चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो दूसरे चुंबक की गति की दिशा ये हो जाएगी। लेकिन यदि इसके ध्रुव बदल दिए जाए, अब हमने इसके ध्रुव इस प्रकार कर दिए। समान ध्रुव एक तरफ है, इस तरफ S है, इस तरफ N ध्रुव है। तो ये समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये छड़ चुंबक दूसरे को दूर करने का प्रयास करेगा। तो दूसरे छड़ चुंबक की दिशा होगी इस ओर। तो पहले में इस ओर थी, अब हो गई इस ओर। मतलब एक चुंबक के प्रभाव के कारण दूसरा चुंबक गति कर रहा है। ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के संबंध में भी बोला जा सकता है। मान लेते हैं किसी आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो रहा है और यहाँ पर कोई एक एकांक धनावेश हमने रखा। क्यों? तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये एकांक धनावेश गति करने लगेगा। अब इसकी गति की दिशा या तो सरल रेखा हो सकती है, या तो एकांक धनावेश सरल रेखा में गति कर सकता है, या फिर इसका जो गति करने का मार्ग होगा वो वक्री पथ हो सकता है।
तो दो रास्ते हो सकते हैं इसकी गति करने के लिए, या तो होगा सरल रेखा या फिर होगा वक्रीय पथ। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा हो जाती है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अभी हमने देखा एकांक धनावेश दो पथ पर गति करता है। एक तो था सरल रेखा और दूसरा था वक्रीय पथ। वक्रीय पथ, तो ये दो पथ हमने देखे विद्युत क्षेत्र रेखा के। एक सरल रेखा है और दूसरा है वक्रीय। अब ये ऐसा होता क्यों है? ये निर्भर करता है उस विद्युत क्षेत्र के एक समान अथवा असमान होने पर। विद्युत क्षेत्र यदि एक समान है तो एकांक धनावेश सरल रेखा में गति करता है, लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र असमान है, असमान का मतलब उसका परिमाण बदल रहा है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र में धनावेश का जो गति करने का मार्ग होगा वो एक वक्रीय पथ होता है। तो ये दो रास्ते हैं, तो इसी गति करने के पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा बोला जाता है। अब यहाँ पर हम एक बात और लेते हैं। यदि हम पहली स्थिति माने सरल रेखा की, इस स्थिति में सरल रेखा पर कोई बिंदु लिया P और यदि इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो इसी दिशा में होगी। लेकिन यदि दूसरी स्थिति में कोई बिंदु लिया जाए यहाँ P, तो उसकी स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी। पहली स्थिति में यदि दूसरा बिंदु लिया जाए Q, तो उसमें भी स्पर्श रेखा इसी दिशा में होगी। मतलब यहाँ दिशा परिवर्तित नहीं हो रही। लेकिन दूसरी स्थिति में यदि दूसरा बिंदु ले, जैसे ये लिया Q, यहाँ स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा ये होगी। यदि हम एक और बिंदु ले R, तो इसकी स्पर्श रेखा ये होगी। तो यहाँ तीन बिंदु थे, तीनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा अलग अलग दिशा में खींची गई। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है हमारे द्वारा, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसे यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा EP है, यहाँ बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा EQ है। यहाँ दोनों दिशाएं समान हैं, लेकिन यहाँ बिंदु P पर, बिंदु Q पर और बिंदु R पर, तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के आधार पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा दी जा सकती है। तो क्या परिभाषा हो जाती है इसके आधार पर देखिए। इसकी दूसरी परिभाषा हो जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सीधी, सीधी माने सरल, या वक्रीय रेखाएं होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो परिभाषा आपने लिखी। ये पहली परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हो गई,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सीधी या वक्रीय रेखाएं होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं आज का अपना दूसरा बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। चित्र देखें, ये धनावेश है और ये माना ऋणावेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएगी। और भी रेखा बना सकते हैं इस प्रकार से। आपको याद होगा चुंबकीय बल रेखाएं आपने पिछली कक्षाओं में खींची थी, ये उसी प्रकार से है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होगी। अब ये रेखा इधर से जाकर इधर वापस आएगी जो ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, देखिए ये सब धनावेश से निकल रही है और यहाँ ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जा रही है। तो पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण है एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त होती है। एकल आवेश का मतलब है या तो धनावेश या फिर ऋणावेश। तो ये यदि एकल हो, आवेश यदि सिंगल हो, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होगी या फिर अनंत पर समाप्त होगी। अब जैसे धनावेश, तो हमने पहला बिंदु पढ़ा था, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होती है। तो यहाँ से प्रारंभ होगी तो ये कहाँ जाएगी? अनंत की ओर जाएगी। तो धनावेश से प्रारंभ होगी, अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। अब दूसरा चित्र देखें, यदि एकल ऋणावेश हो तो पहले बिंदु पर फिर आ जाए, ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इसका मतलब यहाँ अनंत से आएगी, अनंत से प्रारंभ होगी जो ऋणावेश पर आएगी। ये इसका चित्र है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण हुआ, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त होती है। आइए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीसरा गुण। तीसरा गुण है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इसका अपोजिट मान लेते हैं समझने के लिए कि कोई दो क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही है। हमने ये मान लिया। जब
दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगी। और यदि हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताना हो तो पहली रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर क्या होगी, उसे ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P पर इस रेखा से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसकी दिशा ये हो जाती है। तो ये बिंदु P पर पहली क्षेत्र रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई। अब ऐसे ही दूसरी क्षेत्र रेखा के कारण बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी दिशा ये हो जाती है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, एक E1 और एक E2। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, ऐसा संभव कभी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। और पांचवा इसका गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। तो ये मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हुए। पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। फिर दूसरा बिंदु है, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त होती है। फिर तीसरा बिंदु है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और चौथा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। और पांचवा गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। तो पांचवा जो बिंदु है, चालक के भीतर से विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती, इसका मतलब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के विषय में। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या उपयोग है, आइए देखते हैं। इसका पहला उपयोग, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला उपयोग है कि हम विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला उपयोग हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। और इसका दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा बिंदु है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्रण से विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण किया जाए तो जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सघन रूप में प्राप्त होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अब तीसरा बिंदु, तीसरा उपयोग है इसका, विद्युत क्षेत्र के समान अथवा असमान होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग हुए। इसमें हमने तीसरा बिंदु जो पढ़ा वो है विद्युत क्षेत्र के समान अथवा असमान होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान है या फिर विद्युत क्षेत्र असमान है। मान लीजिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण किया और हमें इस प्रकार विद्युत रेखाएं प्राप्त हो रही है। ये एक पहला चित्र है। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ है। सभी स्थानों पर देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ दिखाई दे रही है। अब यदि
इन रेखाओं पर हम कहीं पर भी बिंदु लें, जैसे पहला बिंदु, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। दूसरा बिंदु यहाँ लिया, यहाँ स्पर्श रेखा खींची तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हुई। यहाँ ले लेते हैं कोई बिंदु, इस पर स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हुई। तो मतलब सारी जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे से समदूरस्थ है, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह समान है। तो ये समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, समान विद्युत क्षेत्र हुआ। अब असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? मान लीजिए दूसरा चित्र देखते हैं। हमने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची और हमें इस प्रकार से रेखाएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ नहीं है। देखें, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इसकी तुलना में अलग है। इसी प्रकार इधर देखें, यहाँ पर भी दोनों रेखाओं के बीच में दूरियां भिन्न भिन्न हैं। तो ये रेखाएं समांतर भी नहीं हैं और समदूरस्थ भी नहीं हैं। यदि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहे, जैसे बिंदु लिया, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये बिंदु लिया, इसकी दिशा ये होगी, तो यहाँ दिशा भी भिन्न हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर नहीं है, समदूरस्थ भी नहीं है, और इसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहलाता है असमान विद्युत क्षेत्र। तो हम बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा, कि विद्युत क्षेत्र समान होगा या फिर असमान। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी।